आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी कि आपके केस में अगर मेंटेनेंस लग गया है तो अब ये मेंटेनेंस 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। आप 6 महीने के भीतर भीतर लगे हुए मेंटेनेंस को बंद करवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके केस में मेंटेनेंस लगे ही ना। तो चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे दिशा निर्देशों की। कानून क्या कहता है, वास्तविकता में जजमेंट क्या कहते हैं और किस तरीके से आप अपने केस में अपना पक्ष रखते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना या आपके केस में मेंटेनेंस नहीं लगेगा। यानी दोनों ही परिस्थितियां एक साथ लेकर चलते हैं। जहां पर मेंटेनेंस जिन केसेस में लग गया है या जिन केसेस में लगने वाला है तो अब उनमें लगेगा नहीं, और जिनमें लग गया है तो उसका मेंटेनेंस आप जल्दी से जल्दी बंद करवा सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा समय 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो सकता है। इससे ज्यादा अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जो दे रहे हैं वो बंद हो जाएगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दिशा निर्देशों में सबसे पहला नंबर का नियम समझेंगे, जो अलग अलग जजमेंटों को देखने के बाद मिलता है। यह नियम यह कहता है कि अगर पति कोर्ट में यह साबित कर देता है कि उसकी पत्नी कमा रही है या कमाने के लायक है, कमा रही है या कमाने के लायक है, या कमा रही थी या कमा सकती है, तो इन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट मेंटेनेंस देने से डायरेक्टली मना कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले से मेंटेनेंस लगा है उसे कोर्ट डिसमिस कर दे। अब इसके लिए क्या है, जहां पत्नी जॉब कर रही है वहां आपको आरटीआई लगानी है, और अगर उसका कोई दुकान वगैरह है तो उसका आपको वीडियो वगैरह चाहिए होगा। इसके अलावा कुछ बिल वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर से आप उसके इनकम टैक्स की जानकारी निकाल सकते हैं, सेल टैक्स की जानकारी निकाल सकते हैं। तो बस इतना सा चाहिए होता है, और इसके आधार पर या पत्नी का बैंक अकाउंट नंबर है तो उसकी आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी आपके पास में होना चाहिए, और इसको लगने वाला समय आमतौर पर 2 महीने 3 महीने का वक्त होता है ये सब निकालने के लिए। तो 2-3 महीने में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। इसलिए मैंने 6 महीने तक बोला कि 2-3 महीने में आपको चीजें मिल जाएंगी। आप उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिएगा और इसके बाद कोर्ट आदेश करेगी। लगभग 6 महीने 8 महीने में जो मेंटेनेंस दिया गया था वो बंद हो जाएगा या कोर्ट देने से इनकार कर सकती है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी आपके केस में झूठा एफिडेविट देती है, झूठे सबूत देती है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो फिर ऐसी स्थिति में आप उसके ऊपर वीएनएसएस की धारा 379, सैफटे धारा 215 और अन्य वीएनएस की धाराओं में केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 7 साल तक की वाइफ को सजा हो सकती है। और इसमें इतना ही नहीं, आपको इस जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आपराधिक ये मामला दर्ज करवा रहे हैं, इसको आपको पहले डिसाइड करवाना है। उच्च न्यायालय का लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें कहा गया है कि पहले आपके द्वारा जो लगाई गई है 379, जो कि पूर्व में 340 थी, तो इसको पहले सुना जाएगा, पहले इस पर निर्णय आएगा और इसके बाद फिर मूल पिटीशन को सुना जाएगा। तो जहां पर पत्नी को सजा दिखाई देने लगेगी वो खुद ही आपसे सेटलमेंट कर लेगी और मेंटेनेंस छोड़ देगी। लेकिन आपको तथ्यों के साथ आगे बढ़ना है, और अगर आप 340 या वीएनएसएस की धारा 379 का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको इस पिटीशन को पहले डिसाइड करवानी है। नंबर 3, अगर आपकी पत्नी जारता की स्थिति में है या बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो इसमें क्या क्या शामिल होता है। या तो पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी कोई गलती नहीं है, पति यह साबित कर दे कोर्ट में कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे सबूत देना पड़ेंगे कि मेरी कोई गलती नहीं है, आज दिनांक तक मैंने कोई गलती की ही नहीं, और पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप का कोई सबूत न दे पाए, तो यह मान लिया जाता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। या फिर पति पत्नी की जारता यानी कि अफेयर, अडल्ट्री, लिविंग या रीमैरिज के सबूत लाके कोर्ट को दे दे, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट ऐसा आदेश कर सकती है कि जो पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए। या फिर कोर्ट ऐसा भी आदेश कर सकती है कि पत्नी का जो मेंटेनेंस का केस आया है इसमें नो इंटरिम, नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी, केस इज डिसमिस्ड, ऐसा आदेश कोर्ट कर सकती है। नंबर 4, आपसी सहमति से अलग रहने पर। अब देखो
ये सेक्शन आपको कहां पढ़ने को मिलेगा? BNSS की धारा 144 के सब सेक्शन 4 में आपको ये चीज पढ़ने मिलेगी कि भाई अगर आपसी सहमति से, यानी आपने पहले लिखा पढ़ी कर ली, सेटलमेंट कर लिया कि भाई हम आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, अब हम मेंटेनेंस की डिमांड नहीं करेंगे, हमने सब छोड़ दिया, और फिर कुछ दिन बाद लाओ जी, तो कोर्ट कहती नो जी, अब नहीं देंगे क्योंकि तुमने खुद सहमति दी है। तो अगर ऐसा है तो इसमें कई बार क्या होता है, भाई बाद में कहती है साहब जबरन स्टाम्प पे लिखवा लिए थे। तो आप जब भी सहमति पत्र बनवाते हैं, सेटलमेंट डीड बनवाते हैं, तो इसको आप 1000 के स्टाम्प पे बनवाएं। 1000 के स्टाम्प पे सारी टर्म कंडीशन एकदम नीट एंड क्लीन लिखें, और साथ ही दोनों तरफ के पक्षकारों के 2-2 गवाह हों, उनकी फोटो हो, और इसके अलावा नोटरी से वेरीफाई करवा लें, ताकि वो ये ना कह पाएंगे साहब हमको जबरदस्ती लिखवा लिया था, घर में लिखवा लिया था। अब ऐसे में क्या होगा, अगर घर में जबरदस्ती लिखवा लिया था, प्रेशर बनाया था, तो भैया तुम्हारे 2 लोग भी तो थे, उनको भी दवा बनाया था क्या, साबित करो। नोटरी को वेरीफाई कराने के लिए हमने दवा बनाया था क्या? नोटरी, हम कोर्ट में गए और हमने नोटरी को ऐसा धमकाया कि उसने फटाफट वेरीफाई कर दिया। तो भाई ऐसे में अब आप साबित करो। तो ये आसान नहीं होगा कह पाना कि साहब हमसे जबरन लिखवा लिया था, इसलिए पक्का काम करवा के चलिएगा, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा नंबर 5, कितने भी पुराने आपके पास जजमेंट हो, बस ये देखना है कि वो जजमेंट ओवर रूल ना हुए हो। तो कितने भी पुराने हो, उन जजमेंटों को आप कोर्ट में लगा दीजिए। कई लोग कहते हैं ना साहब हमको तो लेटेस्ट चाहिए, अभी का चाहिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चाहिए। नहीं साहब हमारा तो जिस स्टेट में केस चल रहा है उसी स्टेट का हाई कोर्ट का चाहिए। नहीं साहब हमको तो फलई कोर्ट का चाहिए। अरे भैया मेरे, भारत में एक ही कानून चलता है, आप किसी भी कोर्ट का उस कोर्ट में लगा दीजिए। भाई हाई कोर्ट का निचली किसी भी कोर्ट में लगा दीजिए, कोई भी जगह की हाई कोर्ट हो। सेशन कोर्ट का आप किसी भी ट्रायल कोर्ट में लगा दीजिए, कहीं कर भी हो। अरे भाई आप कोई भी जजमेंट लगा सकते हैं, लेकिन बस इतना ही है कि भाई बड़ी कोर्ट का जजमेंट होना चाहिए, हम निचली कोर्ट में लगा रहे हैं। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि निचली कोर्ट में कोई डायरेक्शन दिया है उसमें, या कोई विशेष कारण बताया है, तो आप ऊपरी कोर्ट में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि हुजूर देखिए इस केस में कुछ इस तरीके से माननीय न्यायपालिका ने इसमें डिस्कशन किया है, इस तरीके से दिशा निर्देश दिए थे, तो हुजूर इसको भी देख लिया जाए, हो सकता तो कोर्ट उसे भी कंसीडर कर सकती है। तो कितना भी पुराना जजमेंट हो आप लगा सकते हैं, बस वो जजमेंट ओवर रूल नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, और साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पत्नी स्वस्थ है, पढ़ी लिखी है, या फिर कमा रही है, तो इन परिस्थितियों के सबूत देने पर भी आपका मेंटेनेंस डिसमिस हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देने का मैंने प्रयास किया, शायद आप प्रयास करते हैं अपने केस में और आपके ऊपर गलत तरीके से केस आया तो इसमें केस डिसमिस हो सकता है।